अब बात मैं सरकार की करता हूं। सरकार कहती है हम काले धन के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले हम ट्रीटी कर रहे हैं। देखो भाई, हम अपनी बात पर कायम हैं 3 दिन तक, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहते हैं, ट्रीटी करने से कोई काला धन नहीं आएगा। ट्रीटी यह की गई कि अप्रैल 2012 तक जिन भी भ्रष्ट बेईमान लोगों ने देश के साथ धोखा और गद्दारी करके देश को लूट करके बाहर दौलत जमा करा ली, उसका आप पता ही नहीं लगा सकते। तो ये काला धन दिलाने का काम हुआ कि काला धन वालों को बचाने का काम हुआ? बोलो तो, ये ट्रीटी करके काला धन देश को दिलाने का काम हुआ या काला धन वालों को बचाने का काम हुआ? ये तो अनपढ़ आदमी भी समझता है इस बात को। भाई 2012 तक जो भी काला धन बाहर जमा कर दिया गया, उसके बारे में आप स्विट्जरलैंड से लेकर के किसी भी देश से पूछ नहीं सकते। ये समझौता किया गया कि 2012 से पहले का मत पूछो, जबकि अमेरिका से लेकर के, ब्रिटेन से लेकर के दूसरे देशों ने संधि की और पिछले 50-60 सालों में जो भी उनका काला धन था, किसी ने तो काला धन वापस ले लिया तो किसी ने उसके ऊपर टैक्स लेना शुरू कर दिया। दूसरे देश अच्छी संधि करते हैं, काला धन को वापस लाने के लिए संधि करते हैं, हम काला धन वालों को बचाने के लिए क्यों संधि करें भाई? इसके ऊपर तो सरकार को स्पष्ट करना ही पड़ेगा। और भ्रष्टाचार के ऊपर, भ्रष्टाचार को लेकर के तो कोई कार्रवाई सरकार करने के लिए तैयार नहीं। यह हमें समझ में नहीं आता है। भ्रष्टाचार के बारे में जितने प्रश्न उठ रहे हैं, सरकार उसके ऊपर जवाब देने से या कार्रवाई करने से या भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने से, प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने से सरकार को तो बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। जनता की जो आवाज है, पुकार है, न्याय संगत जो मांग है, उसको सुनना चाहिए। अगली बात, काला धन वापस आने से देश को क्या मिलेगा, इसके स्रोत क्या हैं? स्रोतों के बारे में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। इसका एक बड़ा स्रोत लीगल माइनिंग है, बड़ा स्रोत टैक्स की चोरी भी है, देश के लोगों ने जो विकास का पैसा दिया उसकी भी चोरी है। इसमें बहुत तरह के लूट के स्रोत हैं। इसके डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो लैंड है, चाहे गोल्ड है, तमाम जगह बहुत बड़ा काला धन लगा हुआ है। नक्सलवाद में भी काला धन लगा हुआ है, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा काला धन लगा हुआ है, ड्रग्स में बहुत काला धन लगा हुआ है। ये काला धन के ऊपर अंकुश लगने से देश में जितने भी काले धंधे चल रहे हैं, उन सब के ऊपर अंकुश लग जाएगा और हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। काले धन से ही सारे काले धंधे होते। तो भाई बहनों, ये मैंने काले धन के स्रोतों के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी की है। काला धन वापस आने से देश को क्या मिलेगा? काला धन वापस आने से हिंदुस्तान में देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी हैं, देश के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। इतना पैसा है काला धन। चाहिए, मैं नहीं कहता कि 100% पूरा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बड़े क्रिटिकल प्रश्न भी हैं। कुछ देश के अंदर का तो काला धन मैक्सिमम हम ले सकते हैं, बाहर वाले पर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन एफडीआई से उसका भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जो एफडीआई के माध्यम से काला धन लेकर के आए, उन्हीं का काला धन और बाहर और भीतर है। एफडीआई के माध्यम से जो काला धन लेकर के आए हैं, ऐसे 1000-2000 लोगों के ऊपर ही सरकार छापा मारे तो 100 दिन के अंदर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली सरकार कर सकती है। इसमें कोई शंका, कोई इसमें विवाद नहीं है, ये निर्विवादित सत्य है। भारत के काफी बड़े अर्थशास्त्री हैं, काले धन के ऊपर काफी वो खोज करते रहते हैं।
प्रोफेसर अरुण कुमार जी। मैंने उनसे पूछा, भाई आप क्या कानून प्रावधान की बात करते हो? बोले स्वामी जी इसमें तो ईमानदारी की बात मुख्य रूप से है। हवाला के माध्यम से, घोटालों के माध्यम से, तमाम तरह से काला धन जो जमा होता है, बैंकिंग सीक्रेसी लॉज के माध्यम से गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में पता लगा सकती है। आईबी, रो, पुलिस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स से लेकर के और सारी जो सरकार की मशीनरी है उस सबको पता है कि काला धन का काम करने वाले कौन कौन लोग हैं। एक ईमानदार प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिल जाए तो हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बन जाए। और मैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बारे में तो इतना ही कहता हूं, वो अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी को, वैयक्तिक ईमानदारी को राजनीतिक ईमानदारी में तब्दील कर दे तो ये देश उनको युगों युगों तक याद रखेगा। वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो ईमानदारी की भी इसमें पहली बात है, पॉलिटिकल ऑनेस्टी एंड पॉलिटिकल विल, ये दो बड़े कारण हैं। उसके बाद तो एक कानूनन प्रावधान की बात है। तो काला धन वापस आने से हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित और कोई चिकित्सा से भी वंचित नहीं रहेगा। इतने अच्छे हॉस्पिटल हम बना सकते हैं, इतने अच्छे मेडिकल कॉलेजेज हम बना सकते हैं, जितनी जरूरत है उतने और नए डॉक्टर तैयार कर सकते हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारी चीजों में हम सुधार कर सकते हैं। और 25 से 50 साल तक हिंदुस्तान को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए 30 से 50% महंगाई खत्म हो जाएगी काला धन वापस आने से। यह इतना बड़ा मुद्दा है। पूरा हिंदुस्तान आज महंगाई की मार झेल रहा है। हर चीज महंगी हो गई, व्यक्ति के पास बचत होती नहीं है। तो महंगाई बढ़ने से देश गरीब हो जाता है और जो ये महंगाई बढ़ाने वाले हैं वो अमीर हो जाते हैं। ये महंगाई खत्म हो जाएगी तो पूरा हिंदुस्तान धनवान हो जाएगा, कोई दरिद्र नहीं रहेगा। महंगाई के कारण से हिंदुस्तान गरीब है। गैस डीजल से लेकर के साबुन शैंपू से लेकर के साइकिल मोटरसाइकिल से लेकर के गाड़ी तक, सीमेंट से लेकर के हर चीज के ऊपर 30 से 50% टैक्स होता है बेसिक प्राइस के ऊपर। ये काला धन आने से, वापस मिलने से राजनीति भी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि राजनीति में भी काला धन का बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है। उसका बहुत, राजनीति तो उससे इतनी गंदी हो गई है, अच्छे लोगों का चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। एक एक ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में 10-20 लाख से लेकर के 10-20 करोड़ रुपए। दक्षिण के कुछ राज्यों में तो एक एक एमपी की सीट के लिए 50-50 करोड़ रुपए चुनाव के लिए काला धन का इस्तेमाल किया जाता है। ये अनकाउंटेड मनी होता है सारा। ये काला धन खत्म हो जाएगा तो राजनीति में पैसे से सत्ता और सत्ता से जो पैसे का खेल है, ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा। राजनीतिक शुचिता हिंदुस्तान में आएगी। इस काले धन से बंदूकें खरीदी जाती हैं, हमारी सेना के जवानों को, अर्धसैनिक बलों को मारने के लिए सुरंगें बिछाई जाती हैं जमीन के अंदर, वो काले धन से खरीदी जाती है। बारूदी सुरंगें काले धन से खरीदी जाती है। AK-47 जो नक्सलवादियों के पास, माओवादी आतंकवादियों के पास होती है, उन्हीं गोलियों से आजादी के बाद अब तक जो आम नागरिक और हमारे सेना के लोग मारे गए, उनकी संख्या करीब 1 लाख है। ये जो नक्सलवाद, आतंकवाद और माओवाद की घटनाओं में जो आज 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, ये काला धन खत्म हो जाएगा तो नक्सलवाद, आतंकवाद और माओवाद का भी नामो निशान मिट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात। राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न। मैं तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। नक्सलवाद में, माओवाद में, आतंकवाद में आम
जनता मरती है, देश का सैनिक सिपाही मरता है, इसलिए उसके ऊपर कोई बड़े प्रभावी ढंग से हिंदुस्तान में नहीं सोचती सत्ताएं। नक्सलवाद का शिकार यदि नेता या उसका परिवार बनने लग जाए तो ये सुधार करने के लिए तुरंत तैयार हो जाए। हम सब नेताओं को और उनके परिजनों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, लेकिन भाई ये काला धन नक्सलवाद को बढ़ाता है, आतंकवाद को बढ़ाता है। अब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, मैं खाली कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो जिस काले धन के खत्म होने से नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद खत्म हो सकता है, बोलो वो काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म होनी चाहिए कि नहीं? जिस काले धन की अर्थव्यवस्था के खत्म होने से महंगाई मिट सकती है, इस देश के अंदर से गरीबी का नामो निशान मिट सकता है, यह काम होना चाहिए कि नहीं? और जिस काले धन के आने से हिंदुस्तान की ये सड़कें, ये रेलवे, ये सारी जो कलेक्टिव सर्विसेज हैं, सार्वजनिक सेवाएं हैं, ये ठीक हो सकती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं जो दुनिया में मिलती हैं उससे ज्यादा बेहतर भारत के लोगों को मिल सकती हैं। तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं? और मनी पावर और मिलिट्री पावर का बहुत गहरा संबंध है। जिस दिन काला धन वापस आ गया तो भारत अपने पास में इतने ज्यादा आधुनिक हथियार बना सकता, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर सकता है कि भारतीय सेना अमेरिका और चीन से भी ज्यादा एडवांस हो सकती है। फिर दुनिया में कोई देश हमको डरा नहीं सकता। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बहुत बड़ा प्रश्न है, काले धन के साथ जुड़ा हुआ। यह आंतरिक सुरक्षा का भी प्रश्न है, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ। ये चक्रव्यूह है पूरे काले धन का। काले धन को मात्र आप भ्रष्टाचार से मत जोड़ के रखिए। काले धन के कारण से कुछ लोग ज्यादा पैसे वाले हो गए, यही नहीं है। काले धन से इस देश के अंदर लाखों करोड़ रुपए का गोल्ड कुछ लोगों ने ले लिया, जमीनें ले ली। गोल्ड में, लैंड में, पॉलिटिक्स में माना कई जगह पैसा लगाया, उससे कुछ लोगों के पास ज्यादा धन हो गया। लेकिन ये काला धन खतरनाक भी बात है। जिस दिन ये काला धन खत्म हो गया, ये धन देश को मिल गया और आगे से ये लुटना बंद हो गया, तो मनी पावर, मिलिट्री पावर एक दूसरे के साथ जुड़ी। अगली बात, मैंने प्रोफेसर अरुण कुमार जी के ही हवाले से इस बात को कहा था। उन्होंने तो पिछले 35 वर्षों का हिसाब लगाया था, मैं 65 वर्षों का हिसाब लगा के बता रहा हूं। ये काला धन जमा ना होता पिछले 65 वर्षों में तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होती। जरा सब अर्थशास्त्रियों की एक राय बता रहा हूं, निर्विवादित सत्य, भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना ज्यादा बड़ी होती। अर्थात हम चीन और अमेरिका से पीछे नहीं बल्कि आगे होते। प्रति व्यक्ति आमदनी कम से कम 10 गुना ज्यादा होती। हमारे देश में जब धन लगता, इतनी समृद्धि आती, इतना प्रोडक्शन होता, इतना एक्सपोर्ट हमारा होता कि 10 गुना ज्यादा निर्यात होता। हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार होता। देश में जो आज ग्रोथ रेट चल रही है, इससे दुगनी ग्रोथ रेट होती। जितना सेविंग चल रहा है, इससे दुगनी सेविंग होती। वर्ल्ड जीडीपी में आज हमारी भागीदारी 1.5 की बजाय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी है 1.5 की। इसे भारत को कमजोर करके आंकते हैं। पैसा तो है लेकिन वो अंडरग्राउंड है, वो इलीगल मनी है, वो पैसा दिख नहीं रहा, बैलेंस शीट पर नहीं आ रहा है, ब्लैक मनी है। वो पैसा यदि मुख्य धारा में आ जाए तो भारत की वर्ल्ड जीडीपी में भागीदारी 15 से 20% होती।